15 बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e घात x गुणा sin x है। तो हम इसमें इस बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका अवकल समीकरण ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y डैश बराबर e घात x गुणा sin x। तो यहाँ पर हम y डैश को dy/dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx बराबर e घात x गुणा sin x। तो यहाँ पर e घात x sin x है, इसीलिए हम dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से dy बराबर आ जाएगा e की घात x गुणा sin x, यहाँ पर dx। तो पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो हम इनका समाकलन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों गुणम है, इसीलिए हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो इसलिए हम इसका अलग से समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना i बराबर समाकलन e की घात x गुणा sin x, यहाँ पर dx। तो हम इसका समाकलन करने के बाद इसके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो यहाँ से i बराबर, तो यहाँ पर ये दोनों गुणम है, इसीलिए हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो आइलेट के हिसाब से यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद और ये हमारा द्वितीय पद। तो यहाँ पर ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x गुणा इसका समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos x, फिर इसका समाकलन, तो यहाँ से गुणा में e की घात x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर e की घात x गुणा sin x, हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ये दोनों गुणम है, इसीलिए हम इसमें भी दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो आइलेट के हिसाब से यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद और ये हमारा द्वितीय पद। तो यहाँ पर ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर cos x इसका समाकलन, तो वो हो जाएगा e की घात x, फिर यहाँ पर ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे। तो वो हो जाएगा ऋण sin x, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर sin x इसका समाकलन, तो यहाँ से गुणा में e की घात x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर i बराबर e की घात x गुणा sin x, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात x, फिर यहाँ पर cos x, फिर ऋण का धन में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, और यहाँ पर i बराबर समाकलन e की घात x गुणा sin x dx है। तो हम इसके जगह में i लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा i, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा i धन i, फिर हम i में i जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर, हम इसमें से e की घात x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर e की घात x, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin x ऋण, यहाँ पर cos x, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से i बराबर, यहाँ पर आ जाएगा e की घात x बटे 2, फिर यहाँ पर sin x ऋण, यहाँ पर cos x, फिर हम आखिर में लिखेंगे धन c। और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 3। तो हम समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने इसे i माना था और जब हम इसे हल कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हुआ। तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा e की घात x बटे 2 sin x ऋण cos x धन c। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 4। तो यहाँ पर हमने व्यापक हल तो ज्ञात कर लिया, तो अब हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है कि यह वक्र बिंदु 0,0 से गुजर रहा है, अतः बिंदु 0,0 समीकरण 4 को संतुष्ट करेगा। तो हम इसमें x और y के जगह में 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा e की घात 0 बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin 0 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा cos 0 धन c। तो यहाँ से 0 बराबर e की घात 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर यहाँ पर sin 0 का मान होता है 0 ऋण cos 0 का मान होता है 1, फिर यहाँ पर धन c। फिर यहाँ से 0 बराबर हम 0 में 1 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर ऋण 1 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2 धन c, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया, तो हम c के मान को समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 4 में c का मान रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर e की घात x बटे 2 sin x ऋण cos x, और यहाँ पर c का मान है 1 बटे 2
तो यहाँ पर आ जाएगा (1/2). तो यहाँ से y बराबर हम इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा e⁻x, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin x ऋण, यहाँ पर cos x (1), फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1 गुणा y, फिर यहाँ पर 2y/1, और हम इसे सिर्फ 2y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर, फिर यहाँ पर आ जाएगा e⁻x sin x ऋण cos x (1), फिर हम 1 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y ऋण 1 बराबर, यहाँ पर e⁻x, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin x ऋण, यहाँ पर आ जाएगा cos x। यहाँ पर बिंदु 0,0 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है 2y ऋण 1 बराबर e⁻x sin x ऋण cos x। 16 अवकल समीकरण x गुणा y dy/dx बराबर x धन 2 y धन 2 के लिए बिंदु 1, ऋण 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इस अवकल समीकरण के लिए इस बिंदु से गुजरने वाला वक्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x गुणा y dy/dx बराबर x धन 2 y धन 2। तो यहाँ पर y और dy है, इसीलिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और x और dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y/y धन 2 dy बराबर, यहाँ पर x धन 2/x dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर अभी इनका समाकलन करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम इसे सरल बनाएंगे। तो यहाँ पर समाकलन, यहाँ पर y धन 2 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y धन 2 ऋण 2, फिर बटे में आ जाएगा y धन 2, यहाँ पर dy बराबर, यहाँ पर समाकलन x धन 2/x dx। तो यहाँ पर समाकलन, अब हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो इससे यह कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण, हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे, यहाँ पर y धन 2, फिर यहाँ पर dy बराबर, समाकलन हम इसे इन दोनों के हर में अलग लिखेंगे। तो पहले इसे इसके हर में लिखेंगे, तो x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन, यहाँ पर 2/x, फिर यहाँ पर dx। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे, तो पहले इसका करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर है ऋण 2, फिर हम 1/y धन 2 का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर y धन 2, फिर हम इसका बटे में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 1 धन 0, फिर हम 1 में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ से बटे में आ जाएगा 1, और हम 2 log y धन 2/1 को सिर्फ 2 log y धन 2 लिख सकते हैं। फिर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा x धन, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log x धन c, फिर यहाँ पर log के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 2 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर चले जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा log y धन 2 पूरे का वर्ग बराबर x धन ये 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा log x का वर्ग धन c। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो अब हम c का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसे इसमें रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है कि यह वक्र बिंदु 1, ऋण 1 से गुजर रहा है, अतः बिंदु 1, ऋण 1 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। मतलब हम इसमें x की जगह में 1 और y की जगह में ऋण 1 रखेंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 ऋण log, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर हम 2 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 पूरे का वर्ग, फिर हम 1 का वर्ग करेंगे, तो वो हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ पर 1 धन, यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 धन c, फिर यहाँ पर log 1 का मान होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण 0 बराबर 1 धन 0 धन c। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 बराबर 1 धन c, फिर हम 1 को इस तरफ ले जाएंगे, तो c बराबर आ जाएगा ऋण 1 फिर हम ऋण 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर c का मान आ जाएगा ऋण 2। तो अब हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण log y धन 2 पूरे का वर्ग बराबर x धन log x वर्ग, और यहाँ पर c का मान है ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। फिर हम log को इस तरफ और x और ऋण 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण x धन 2 बराबर में आ जाएगा log y धन 2 पूरे का वर्ग धन log x का वर्ग, फिर यहाँ पर y ऋण x धन 2, तो हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे, जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर यह m और यह n, लेकिन
हम एक्स के वर्ग को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग, यहाँ पर एक्स का वर्ग, फिर यहाँ पर वाई धन 2 पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर इस अवकल समीकरण के लिए इस बिंदु से गुजरने वाला वक्र है वाई ऋण एक्स धन 2 बराबर लॉग एक्स वर्ग वाई धन 2 पूरे का वर्ग। 17 बिंदु 0, ऋण 2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता और इस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो इसमें इस बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करें जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो यहाँ पर स्पर्शरेखा की प्रवणता का मतलब है dy बाई डी एक्स y निर्देशांक के गुणनफल और x निर्देशांक के बराबर हो। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर स्पर्शरेखा की प्रवणता और y निर्देशांक के गुणनफल x निर्देशांक के बराबर हो। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है dy बाई डी एक्स गुणा y बराबर x। तो अब हम dx को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y, फिर यहाँ पर dy बराबर यहाँ पर x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग बटे 2 बराबर x का वर्ग बटे 2 धन c। तो यहाँ पर हमने व्यापक हल तो ज्ञात कर लिया, तो हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है कि यह वक्र बिंदु 0, ऋण 2 से गुजर रहा है, अतः बिंदु 0, ऋण 2 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर हम y की जगह में ऋण 2 और x की जगह में 0 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग और ऋण 2 का वर्ग होता है 4, फिर यहाँ पर बटे में है 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0 का वर्ग और 0 का वर्ग भी 0 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 में 2 को भाग देंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन c, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हम c में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा c और यहाँ पर बचा है 2। तो यहाँ पर c का मान आ जाएगा 2। तो अब हम समीकरण 1 में c का मान रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग बटे 2 बराबर x का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर धन 2। तो यहाँ पर y का वर्ग बटे 2 बराबर हम इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर x का वर्ग धन 4 बटे 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा y का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 4, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग ऋण x का वर्ग बराबर 4। तो यहाँ पर इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है y का वर्ग ऋण x वर्ग बराबर 4। 18 एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु ऋण 4, ऋण 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। यदि यह वक्र बिंदु ऋण 2, 1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है स्पर्शरेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु ऋण 4, ऋण 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। और यहाँ पर स्पर्श बिंदु है ये, तो यहाँ पर स्पर्शरेखा की प्रवणता दुगुनी है बिंदु x, y को बिंदु ऋण 4, ऋण 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता के। और यहाँ पर स्पर्शरेखा की प्रवणता का मतलब है dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर 2 गुणा अगर कोई रेखा है और इनके निर्देशांक x1 और y1 फिर x2 और y2 है, तो इन बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पर इन बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता का सूत्र हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ऐसे dy बाई डी एक्स बराबर 2। तो यहाँ पर यह y2, यह y1 और यह x2 और यह x1। तो यहाँ पर y ऋण यहाँ पर ऋण 3 बटे x ऋण यहाँ पर ऋण 4। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर 2, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y धन 3, इस तरह से यह हो जाएगा x धन 4। तो अब हम यह dy इसलिए हम इसे इस तरफ लाएंगे और dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे y धन 3 dy बराबर यहाँ पर 2 गुणा 1 बटे x धन 4 dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसका करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log y धन 3, फिर हम बटे में इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और हम log y धन 3 बटे 1 को सिर्फ log y धन 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर
log x धन 4 धन, फिर हम इसका बटे में अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और हम इसे भी सिर्फ 2 log x धन 4 लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर c लिखेंगे और यहाँ पर ये दोनों log में, तो हम इसे भी log में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log c। तो यहाँ से log y धन 3 बराबर log के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा log x धन 4 पूरे का वर्ग धन log c। फिर यहाँ से log y धन 3 बराबर, हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे, और यहाँ पर ये है m और ये है n। तो यहाँ पर आ जाएगा log x धन 4 पूरे का वर्ग गुणा c। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y धन 3 बराबर c गुणा x धन 4 पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर हमने व्यापक हल तो ज्ञात कर लिया, तो हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इसमें रखेंगे, और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है कि यह वक्र बिंदु ऋण 2,1 से गुजर रहा है, अतः बिंदु ऋण 2,1 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर हम इसमें y की जगह में 1 और x की जगह में ऋण 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 धन 3 बराबर यहाँ पर c, फिर यहाँ पर ऋण 2 धन 4 पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4 में हम 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग, फिर हम 2 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर c के साथ गुणा में आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ऐसे c बराबर आ जाएगा 4/4, फिर 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ पर c का मान आ गया 1, तो यहाँ पर c बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने c का मान तो ज्ञात कर लिया, तो हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर यहाँ पर y धन 3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर x धन 4 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर हम इसका 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 4 पूरे का वर्ग बराबर यहाँ पर है y धन 3। तो यहाँ पर इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है x धन 4 पूरे का वर्ग बराबर y धन 3। 19 एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो 30 सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 30 सेकंड बाद इस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करना है, और यहाँ पर एक गुब्बारे का आयतन है जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर गुब्बारे का आयतन है v, और यहाँ पर गुब्बारे में हवा भरने पर उसका आयतन स्थिर गति से बदल रहा है। इसका मतलब है कि गुब्बारे के आयतन परिवर्तन की दर अचर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है आयतन में परिवर्तन की दर अचर है। तो यहाँ पर आयतन परिवर्तन की दर अचर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आयतन परिवर्तन मतलब dv/dt। तो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन की दर अचर है, इसका मतलब है यहाँ पर dv/dt कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम dv/dt बराबर के मान लेते हैं, जो कि कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर हमें 30 सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न में त्रिज्या और सेकंड के बारे में बात चल रहा है, इसीलिए पहले हम यहाँ पर v का मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा d बाई यहाँ पर dt, और यहाँ पर v का मान है 4/3 पाई r की घात 3 बराबर आ जाएगा कि, फिर हम इनका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई, फिर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3r का वर्ग, फिर r का अवकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा dr/dt बराबर के, फिर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर हम dt को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई r का वर्ग dr बराबर के dt। फिर हम इनका समाकलन करेंगे, और यहाँ पर ये और ये कांस्टेंट है तो समाकलन के बाहर रहेगा, तो यहाँ पर समाकलन, फिर यहाँ पर 4 पाई हम इसका समाकलन करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा r की घात 3/3 बराबर के इसका समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा t धन c, और हम इसे लिख सकते हैं 4/3 पाई r की घात 3 बराबर के t धन c। तो यहाँ पर हमें समीकरण मिल गया, और यहाँ पर ये हमारा समीकरण 1। और यहाँ पर लिखा है आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, तो प्रश्न में केवल त्रिज्या और समय में ही परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर r और t को छोड़कर बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, और हमें इसमें k और c का मान भी ज्ञात करना है। तो आरंभ में मतलब है कि यहाँ पर t बराबर 0 है, तब r बराबर 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है t बराबर 0 पर r बराबर 3, तो हम इसमें t और r का मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई, फिर हम यहाँ पर 3 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मान होता है 27 बराबर, हम यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर 0 का k में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 में c जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा c, फिर यहाँ से 3 एकम 3, 3 या 27, फिर हम 9 का 4 में गुणा करेंगे, तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 36 पाई। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया, तो हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में सी का मान रखने पर यहाँ पर 4/3 पाई आर की घात 3 बराबर KT धन, यहाँ पर सी का मान आया है 36 पाई और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 2। फिर यहाँ पर 3 सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या 6 इकाई है, तो यहाँ पर हमें दिया है t बराबर 3 पर r बराबर 6, तो हम इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर 4/3 पाई, हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 की घात 3 और 6 की घात 3 का मान होता है 216 बराबर, हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का k में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3k धन, यहाँ पर आ जाएगा 36 पाई, फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 72 का 4 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 288, फिर यहाँ पर पाई बराबर में 3 के धन 36 पाई। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसमें ये घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 252 पाई बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 3 के, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, तो यहाँ पर के का मान आ गया है 84 पाई। तो यहाँ पर हम के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में के का मान रखने पर यहाँ पर 4/3 पाई आर की घात 3 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 84 पाई, फिर यहाँ पर t धन, यहाँ पर आ जाएगा 36 पाई, फिर हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई आर की घात 3 बराबर, तो जब 3 इस तरफ जाएगा तो 3 का इन सभी में गुणा होगा, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 252, यहाँ पर पाई t धन, फिर इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 108 पाई, फिर हम 4 पाई को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से आर की घात 3 बराबर, यहाँ पर 252 पाई t धन 108 पाई बटे 4 पाई, फिर यहाँ पर आर की घात 3 बराबर, हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे, तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, फिर 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 तिया 12, तो यहाँ बचेगा 63t, तो यहाँ पर आ जाएगा 63t धन, इसे इसके हर में लिखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और बचेगा 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27, फिर हम घात 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से r बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 63t धन 27 पूरी घात 1/3, तो यहाँ पर t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या है 63t धन 27 पूरी घात 1/3। 20 किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है, यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो r का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर लॉग का बेस E2 बराबर 0.6931 है, तो यदि अगर हम बैंक में 100 रुपये रखते हैं और 10 वर्षों बाद दुगना हो जाता है तो हम इसमें r का मान ज्ञात करना है, तो हमारे मूलधन, इसीलिए हम मूलधन को p मानेंगे, तो मूलधन की वृद्धि 8% है, तो यहाँ पर हमें दिया है कि मूलधन की वृद्धि मूलधन का 8% है, तो मूलधन वृद्धि का मतलब है कि हम यहाँ p का अवकलन कर रहे हैं और मूलधन वृद्धि वार्षिक दर से हो रही है, इसलिए हम p का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो मूलधन की वृद्धि हो जाएगा dp/dt बराबर मूलधन का 8% मतलब p का 8%, फिर यहाँ पर dp/dt बराबर p, तो यहाँ पर हम 8% को लिख सकते हैं गुणा r बटे यहाँ पर 100, फिर हम 100 और p को इस तरफ ले जाएंगे और dt को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, फिर यहाँ पर dp/p बराबर में आ जाएगा r, फिर यहाँ पर dt, तो हम इनका समाकलन करेंगे और यहाँ पर 100 और r कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर समाकलन का चिन्ह केवल इनमें लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log p, फिर इसका करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा r, फिर यहाँ पर t धन c, फिर यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1, तो हम c और r का मान ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर 100 रुपये 10 वर्ष बाद दुगना हो जाता है, मतलब प्रारंभ में मूलधन केवल 100 था, मतलब t बराबर 0 पर p का मान 100 था, तो हम t और p के मान को इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर 100, फिर यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा 100 बराबर यहाँ पर r, यहाँ पर 0 धन c, फिर यहाँ पर r का 0 में गुणा तो ये हो जाएगा 0, फिर हम 0 में c जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा c, तो यहाँ पर c का मान आया है ये, तो यहाँ पर c बराबर आ जाएगा 100 log 100, तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया, इसलिए हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 100 log p बराबर RT धन, यहाँ पर आ जाएगा 100, फिर यहाँ पर log, यहाँ पर आ जाएगा 100, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 log p ऋण 100 log 100 बराबर आ जाएगा r गुणा t, फिर हम इसमें से 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, फिर यहाँ पर आ जाएगा
log p ऋण यहाँ पर आ जाएगा log 100, फिर यहाँ पर बराबर में आ जाएगा r गुणा t। तो यहाँ पर 100 हम इसमें log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर यह m और यह n। तो यहाँ पर आ जाएगा log, फिर यहाँ पर p बटे यहाँ पर आ जाएगा 100 बराबर r गुणा t। और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 2। तो अब हम r का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 100 रुपये 10 वर्ष बाद दुगना हो जाता है, मतलब 10 वर्ष बाद हमारा मूलधन 200 हो जाता है। तो यहाँ पर t बराबर 10 पर p का मान हो जाएगा 200। फिर हम इसके मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 100 लॉग यहाँ पर आ जाएगा 200 बटे यहाँ पर आ जाएगा 100 बराबर यहाँ पर r, फिर यहाँ पर t का मान आ जाएगा 10। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10। तो यहाँ पर इस तरफ केवल r बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा r बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर यहाँ पर log 2, फिर यहाँ से r बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 0.6931। तो यहाँ से r बराबर हम 10 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.931। तो यहाँ पर r का मान है 6.931। इसका मतलब है कि मूलधन 6.931% वार्षिक की दर से बढ़ रहा है और हम इसे 6.93 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः मूलधन की वृद्धि 6.93% वार्षिक की दर से होती है। 21 किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पर 1,005 बराबर 1.648 है। तो बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है और हम बैंक में 1000 जमा करते हैं। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। और यहाँ पर मूलधन है और हम इसे p मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना मूलधन p रुपये है और मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इसका मतलब है कि मूलधन की वृद्धि मूलधन का 5% है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है मूलधन की वृद्धि मूलधन का 5% है और मूलधन में वृद्धि वार्षिक की दर से हो रही है। इसका मतलब है कि मूलधन परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है। तो मूलधन की वृद्धि हो जाएगा dp बटे dt बराबर मूलधन का 5% मतलब p का 5%। तो यहाँ पर dp बटे dt बराबर p हम 5% को लिख सकते हैं गुणा यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे यहाँ पर 100, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। फिर यहाँ पर dp बटे dt बराबर यहाँ बचा 1/20, फिर हम 1/20 का p में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p बटे 20। तो यहाँ पर dp है इसीलिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और dt को इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरफ आएगा तो ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 बटे p गुणा यहाँ पर आ जाएगा dp, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर यहाँ पर dp बटे p बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20, हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log, फिर यहाँ पर p बराबर यहाँ पर आ जाएगा t धन c और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। और आरंभ में हमारे बैंक में केवल 1000 रुपये हैं, मतलब t बराबर 0 पर p का मान है 1000। तो हम इसके मान को इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर आ जाएगा 1000 बराबर यहाँ पर 0 धन c, फिर यहाँ पर हम 0 में c जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा c। तो यहाँ पर c का मान आया ये, तो यहाँ पर आ जाएगा c बराबर 20 log 1000। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया तो हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर यहाँ पर 20 log p बराबर t धन यहाँ पर c का मान आया है 20, फिर यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर आ जाएगा 1000, फिर हम इसे इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 log p ऋण 20 log 1000 बराबर t। फिर यहाँ पर हम इसमें से 20 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर log यहाँ पर p ऋण यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर आ जाएगा 1000 बराबर t। फिर यहाँ पर 20 हम इसमें log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर यह m और यह n। तो यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर आ जाएगा p बटे यहाँ पर 1000 बराबर t और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 2। तो हमें इसमें 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी उसे ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर t का मान है 10, तो यहाँ पर हम t बराबर 10 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 log p बटे 1000 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10।
फिर इससे ये कट जाएगा, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा log p बटे 1000 बराबर यहाँ पर 1/2, फिर यहाँ पर log p बटे 1000 बराबर हम 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, और जब log उसका बेस b और यहाँ पर a बराबर c हो तो log के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर b इस तरफ चले जाता है और c b की घात में आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर b की घात c, और यहाँ पर ये है a, ये है c, और log का बेस है e, तो यहाँ पर ये e की घात में आ जाएगा, और इस तरफ बचेगा p बटे 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा p बटे 1000 बराबर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा e की घात 0.5, फिर हम 1000 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से p बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1000 गुणा में e की घात 0.5, फिर यहाँ से p बराबर 1000, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, और यहाँ पर e की घात 0.5 का मान है 1.648, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.648, फिर यहाँ से p बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1648, तो यहाँ पर हम राशि ज्ञात कर रहे थे इसलिए हम यहाँ पर रुपए लिखेंगे, तो 10 वर्ष बाद मूलधन 1648 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 10 वर्ष बाद यह राशि 1648 रुपये हो जाएगी। 22 किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो जीवाणुओं के समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, मतलब t बराबर 0 पर जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, और 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, मतलब t बराबर 2 पर इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 1,10,000, मतलब t बराबर 2 पर जीवाणुओं की संख्या 1,10,000 है। तो हम इसमें t का मान ज्ञात करना है जब जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो, और यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं कि जीवाणुओं की संख्या x है, और यहाँ पर हमें दिया है कि जीवाणुओं की वृद्धि की दर मतलब dx/dt उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है, और यहाँ पर जीवाणुओं की संख्या है x, मतलब यहाँ पर dx/dt समानुपाती है x के। फिर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dx/dt बराबर, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है k, फिर यहाँ पर गुणा में x, फिर यहाँ पर dx है इसीलिए हम x को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बटे यहाँ पर x बराबर हम dt को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा k, फिर यहाँ पर dt। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log x बराबर, फिर यहाँ पर आ जाएगा k dt का समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा t धन c, और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर तो हम c का मान ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर आरंभ में मतलब t बराबर 0 पर जीवाणुओं की संख्या 1 लाख, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है t बराबर 0 पर x बराबर 1 लाख, तो यहाँ पर हम इसे इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर 1 लाख, फिर यहाँ पर बराबर k, यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है 0, फिर यहाँ पर धन c, फिर यहाँ पर k का 0 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 में c जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा c, तो यहाँ पर c का मान आया है ये, तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा log 1 लाख। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया, तो हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो यहाँ पर log x बराबर kt धन, तो यहाँ पर c का मान आया है log यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, फिर हम इसे इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log x ऋण log 1 लाख बराबर kt, फिर हम इसमें log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे, और यहाँ पर यह m और यह n, तो यहाँ पर आ जाएगा log, फिर यहाँ पर x बटे यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, फिर यहाँ पर बराबर यहाँ पर k, फिर यहाँ पर t, और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 2। फिर यहाँ पर 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो जब इसमें 10% की वृद्धि होगी तब पर इसका मान हो जाएगा 1,10,000, मतलब t बराबर 2 पर x का मान है 1,10,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है t बराबर 2 पर x का मान है 1,10,000, फिर यहाँ पर हम इसे इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1,10,000 बटे यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, फिर यहाँ पर बराबर यहाँ पर आ जाएगा k, और यहाँ पर t का मान है 2, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से k बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा 11
बटे 10। तो यहाँ पर हमें के का मान मिल गया, तो हम के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में के का मान रखने पर यहाँ पर आ जाएगा log x बटे 1 लाख बराबर यहाँ पर 1 बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log 11 बटे यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा t, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 3। और यहाँ पर हमें t का मान ज्ञात करना है। जब जीवाणु की संख्या 2 लाख होगी तो हम समीकरण 3 में x बराबर 2 लाख रखेंगे। तो यहाँ पर log यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख बटे यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, फिर यहाँ पर बराबर 1 बटे 2, यहाँ पर आ जाएगा log 11 बटे 10, फिर यहाँ पर t, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर हम 1 बटे 2 को इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 बटे 1, और हम 2 बटे 1 को सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर log, और यहाँ पर बचा है 2 बटे 1, और हम इसे भी सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा 11 बटे 10, फिर यहाँ पर t, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा 2, यहाँ पर log 2 बटे यहाँ पर आ जाएगा log 11 बटे 10। तो यहाँ पर t कमाना है 2 log 2 बटे log 11 बटे 10, मतलब इतने घंटे बाद जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 2 log 2 बटे log 11 बटे 10 घंटे में जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी। 23 अवकल समीकरण dy बटे x बराबर e घात x धन y का व्यापक हल है। a e की घात x धन e की घात ऋण y बराबर c, b e की घात x धन e की घात y बराबर c, c e की घात ऋण x धन e की घात y बराबर c, d e की घात ऋण x धन e की घात ऋण y बराबर c। तो हमें से बताना है कि इनमें से कौन सा इसका व्यापक हल है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है dy बाई dx बराबर e घात x धन y, तो यहाँ से dy बाई dx बराबर यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं e की घात x गुणा यहाँ पर आ जाएगा e की घात y, फिर हम इसे इस तरफ लाएंगे और dx को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर dy बटे यहाँ पर e की घात y बराबर यहाँ पर आ जाएगा e की घात x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं, इसलिए हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण y, फिर यहाँ पर आ जाएगा dy बराबर यहाँ पर समाकलन e की घात x dx, फिर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण y बटे हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा ऋण 1 बराबर इसका समाकलन यहाँ पर आ जाएगा e की घात x धन c। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ऋण e की घात ऋण y, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण यहाँ पर e की घात x बराबर c, फिर यहाँ पर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण यहाँ पर e की घात x धन यहाँ पर e की घात ऋण y बराबर c, फिर हम ऋण को इस तरफ ले जाएंगे, तब आ जाएगा e की घात x धन e की घात ऋण y बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण c। तो यहाँ पर e की घात x धन e की घात ऋण y बराबर यहाँ पर c भी कांस्टेंट है और ऋण c भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम इसे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं। तब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ऋण c बराबर कैपिटल C है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल C। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल है e की घात x धन e की घात ऋण y बराबर c। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए।